जी। तो हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे हाइपरटेंशन की, है ना। हाइपरटेंशन में हमने देखा था कि हाइपरटेंशन क्यों होता है और हाइपोटेंशन क्यों होता है। अब आज बात करते हैं कि अगर कोई भी कार्डियक कंडीशन है या नहीं है, कैसे हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, किस तरह की एक्सरसाइज, कौन सा प्रोटोकॉल हमारे लिए बेहतर होगा हार्ट हेल्थ के लिए। प्लीज सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे तो बेहतर होगा। सो हार्ट हेल्थ के लिए सबसे जरूरी चीज है आपका पाचन कैसे हो रहा है और उस पाचन से एनर्जी कैसे मिल रही है। तो अगर किसी इंसान का डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तो उसके ब्लड वेसल्स में अलग अलग तरह के टॉक्सिन्स डिपॉजिट होंगे, जिसकी वजह से उसके ब्लड सर्कुलेशन में ट्रबल आएगी। तो ब्लड सर्कुलेशन या कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम लाने के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। पहली चीज है आपका भोजन। जब आप कुछ भी खाते हो और आपकी पाचक अग्नि मंद होती है, भोजन, परमात्मा ने आपको ऐसा शरीर दिया है कि आप कुछ भी खाओ, सिस्टम उसको प्रोसेस कर लेगा। यहां तक हमने बात की है कि अगर आपने अच्छा सिस्टम है और जहर भी खा लिया तो आप मरोगे नहीं। ये परमात्मा की खासियत है हमारे सिस्टम की कि हम कुछ भी अनवांटेड खाएंगे वो स्टरलाइज हो जाएगा और चीजें बेहतर हो जाएंगी। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है वो समझते हैं। प्रॉब्लम आती है जो, वो आती है कि हम किसी भी चीज को जब खाएं और हमारी पाचक अग्नि कमजोर हो, तो जब पाचक अग्नि कमजोर होगी तो वो चीज सही तरीके से स्टरलाइज नहीं होगा, अंदर गंदगी जाएगी और वो गंदगी इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब की जाएगी, फिर लिवर उसको ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो हमारे ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होगी। तो कोई भी इंसान अगर हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है गलत खान पान और मेहनत ना करना। राइट। तो अगर हमें हार्ट हेल्थ अच्छा रखना है तो हमें क्या करना होगा? अपना खान पान अच्छा रखना होगा और मेहनत करनी होगी। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्टूडेंट आता है, कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिसको उसका हार्ट हेल्थ अच्छा करना है, तो आप क्या एडवाइस करोगे? तीन चीजें एडवाइस करोगे। पहली चीज, ऐसा खाना जिसमें बहुत ज्यादा ट्रांस फैट नहीं खाना। तो जो खाना फ्राई होके आ रहा है, इस ट्रांस फैट को हम प्रोसेस नहीं कर पाए। दूसरा खाना कि बहुत ज्यादा शुगर बनाने वाला खाना, क्योंकि अल्टीमेट हमारा खाना शुगर ही बनता है तभी एनर्जी मिलती है। तो कुछ खाना ज्यादा शुगर बनाता है, कुछ खाना कम शुगर बनाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप डबल टोन मिल्क पीते हो और भैंस का फुल क्रीम मिल्क पीते हो, तो एक कॉमन समझ ये कहती है कि जो लोग डबल टोन मिल्क पी रहे हैं या टोन मिल्क पी रहे हैं उनको ज्यादा अच्छा मिल रहा है, और जो फुल क्रीम मिल रहे हैं उनको कम अच्छा मिल रहा है। लेकिन ये ठीक उल्टा है। आपके पास जब डबल टोन मिल्क आ रहा है या टोन मिल्क आ रहा है तो वो क्या कर रहा है? प्रोसेस किया जा रहा है, तो उसको आपकी बॉडी ज्यादा एनर्जी में कंज्यूम करेगी, और जो चीज कम प्रोसेस पे आ रहा है उसको कम एनर्जी में कंज्यूम करेगी। तो अरे इसीलिए समझ नहीं आया, डबल टोन मिल्क। भाई, जो आप पैकेट वाला दूध लेते हो ना, अमूल का, मदर डेयरी का या किसी और ब्रांड का, तो आप देखते होगे उसमें दो तरह के दूध मिलते हैं, एक कम फैट वाला, एक ज्यादा फैट वाला। तो जो ज्यादा फैट वाला दूध है वो आपके लिए ज्यादा हेल्दी है बजाय कम फैट वाले दूध। इसी तरीके से जो से खाना है। सर कैसे, सर कैसे इसको आपने बताया था, थोड़ा तो बता दीजिए। भाई, जब आपके पास ज्यादा फैट वाला दूध है तो इसको कम गर्म किया गया है, इससे कम क्रीम निकाली गई है। तो जब इसको बार बार गर्म नहीं किया गया, इससे क्रीम नहीं निकाली गई, तो आपके पास अच्छा फैट मिला। उस अच्छे फैट की वजह से आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी बनाना पड़ा।
तो आपका लिवर उसको अच्छे से प्रोसेस कर पाएगा। लेकिन अगर आप बिना फैट वाला दूध पी रहे हो तो आपकी बॉडी को क्या मिलेगा? ज्यादा फैट नहीं मिलेगा। जब ज्यादा फैट नहीं मिलेगा तो बॉडी उसी से प्रोसेस करके ज्यादा एनर्जी निकालेगी। जस्ट लाइक रोटी और घी लगी रोटी, आम बोलचाल की भाषा में या आम समझ में हमें लगती है कि जो रोटी सूखी प्लेन रोटी है वो ज्यादा हेल्दी है, और जो घी लगी रोटी है वो कम हेल्दी है। यही समझ है। लेकिन अगर इसको हम ग्लाइसेमिक लोड पे देखें तो जो घी लगी रोटी है वो ज्यादा अच्छी है सूखी रोटी से। तो कहने का मतलब ये है कि कितना आपका खाना कॉम्प्लेक्स है उतना बेहतर है। कॉम्प्लेक्स समझ रहे हो आप मैं कहना क्या चाह रहा हूं? आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितना अच्छे से है। अब एक इंसान सिर्फ दाल और चावल खा रहा है, वहीं दूसरा इंसान जो है थोड़ा सा चावल खा रहा है, थोड़ा सा दाल खा रहा है, थोड़ा सा सलाद खा रहा है, थोड़ा सा चटनी अचार भी ले लिया। तो अब किसका खाना ज्यादा हेल्दी होगा? बोलते हैं ना, पर कुछ कभी हेल्दी कुछ प्रोटीन के खाएगा लिए सर। तो सैलेड खाया, ये वो सब खाया, चटनी पर भी खा रहा चटनी है, दाल भी चटनी खा रहा है, अचार, और सब कुछ खा रहा है। पर बिल्कुल। चटनी अचार तो अनहेल्दी है ना। चटनी वो बिल्कुल। अचार नहीं नहीं अचार नहीं, वो खाओ सब या सब में न्यूट्रिशन तो होते हैं ना। सब में न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ तो होते ही है ना, जैसे छोटी धनिया होगा, मात्रा में धनिया में तो अचार बहुत बहुत ज्यादा है। अच्छा है, छोटी मात्रा, हाँ हाँ। लेकिन बड़ी मात्रा में नुकसान करेगी। तो हमें जितना हम्म। अपना खाना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उतना बेहतर होगा। मतलब न्यूट्रिशन रिच खाना होगा तो आपका लिवर उसको अच्छे से प्रोसेस करेगा। जैसे समझो कि एक एक थैला आपको सब्जी और फल दे दिया जाए और एक थैला आपको चावल दे दिया जाए, कौन सा पहले खत्म होगा? दोनों एकदम सेम वेट का है, 10-10 किलो का। कौन सा पहले खत्म होगा? सब्जी और फल जल्दी खत्म होगा ना। फ्रूट्स वाला। हम्म। क्यों जल्दी खत्म होगा? क्योंकि ये जल्दी गल जाएगा। हम्म। इसमें कैलोरी कम है, वॉल्यूम ज्यादा है। तो जब आप कम कैलोरी और ज्यादा वॉल्यूम का खाना खाओगे तो वो खाना आपके लिवर के लिए, आपके हार्ट के लिए ज्यादा हेल्दी है। और जब आप ज्यादा कैलोरी का कम खाना खाओगे तो ये बुरा है। तो अगर कोई दाल चावल सिर्फ खा रहा है या दाल रोटी खा रहा है या सब्जी रोटी खा रहा है और कोई प्रॉपर 3-4-5 चीजें मिला के खा रहा है, तो जो 3-4-5 चीजें मिला के खा रहा है वो ज्यादा हेल्दी है बजाय एक चीज खाने से, दो चीज खाने से। तो जैसे आप देखते हो ना, कोई कहता है कि खिचड़ी खा लिया मैंने, कोई कहता नहीं नहीं मैंने तो किनुआ पकाया था, किनुआ खा लिया। ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इसमें कैलोरी स्पाइक करेंगी, ग्लूकोज स्पाइक करेगा। समझ रहे हो? अगर आपको अ, सिर्फ फल खाने को दे दिया जाए तो फल नुकसान करेंगे। आम खाओगे कितने खा सकते हो? 2 आम बहुत अच्छा है, लेकिन 5 आम खा लोगे तो पेट खराब हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप 2 आम खाओ, उसके बाद आप 2 टुकड़े पपीते के खा लो, या एक टुकड़ा आपने खरबूजे का खा लिया, एक टुकड़ा तरबूजे का खा लिया, है ना, थोड़े अंगूर खा लिए, तो क्या आप बीमार पड़ोगे? नहीं। अभी तो आपने ज्यादा नहीं। फल खा लिया, अरे। क्योंकि उसमें वैरायटी थी तो आपकी बॉडी ने उसको आसानी से असिमिलेट किया और प्रॉब्लम नहीं आई। सर अभी एक लेडी रोज लौकी बनाकर खाती थी, और सर उसे मेटाबॉलिज्म यानी कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई। भाई फिर डॉक्टर अगर के रोज पास गई। रोज लौकी खा रहा है कोई इंसान तो हाँ जी उसका सर। इंडाइजेशन ही नहीं होगा, उसकी हाँ, आंतें मुझे बोल खराब हो रही कि जाएंगी। मैं तो रोज लौकी खाती हूँ, उसी में बस सब कुछ छोड़ दिया और खाना। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपको हार्ट को हेल्दी रखना है तो कम कैलोरी का ज्यादा खाना खाना है। जो लोग कहते हैं ना मैं एक चपाती खाता हूँ, और जो कहते हैं कि नहीं भाई मैं तो पूरी थाली भर के खाता हूँ, तो जो पूरी थाली भर के खाते हैं वो ज्यादा हेल्दी है बजाय एक चपाती वाले से। आप एक ही चपाती खाओ, लेकिन दाल भी खाओ, सब्जी भी खाओ, सलाद भी खाओ, दही खाना दही खा लो, कोई और दूसरी चीज है आपके पास तो वो खा लो। तो जितनी वैरायटी होगी उतने ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके पास होंगे।
तो आपको हमेशा भोजन वैरायटी में करना है, तो इससे आपको हार्ट हेल्थ में मदद मिलेगी। तो पहली चीज हो गई वैरायटी में खाना खाना। दूसरी क्या चीज है? पानी आवश्यकता भर का जरूर पीना। अगर कोई इंसान आवश्यकता से कम पानी पीगा तो उसकी बॉडी से गंदगी बाहर जाने की संभावना कम हो जाए। तो जितनी गंदगी बाहर नहीं जाएगी वो सब कहाँ डिपॉजिट होगी? आपकी नसों, ब्लड में। आपके वेसल्स में। तो जब आपके वेसल्स में टॉक्सिन्स इकट्ठे होंगे तो प्रॉब्लम आपको आएगी। ठीक इसी तरीके से वेसल्स में प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज समझते हैं हम कि दूसरी चीज कहाँ से प्रॉब्लम आती है। जब आप इसको डाइजेशन के अलावा न्यूट्रिशन वैल्यू से देखोगे तो आपको अगर कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा? आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। अगर आपको फैट से ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा? आप मोटे हो जाओगे, आपकी नसों में ब्लॉकेज आ सकता है। लेकिन अगर फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तीनों से मिक्स्ड एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा? आपकी नसें भी ठीक रहेंगी और आपकी मसल्स भी ठीक रहेगी, आपके ऑर्गन्स भी अच्छा काम। तो इसलिए हमें अपने खाने को इसी हिसाब से प्लान करना है कि हो सकता है एक दिन हमने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिया, कोई बात नहीं, तो दूसरे दिन हम कम कार्बोहाइड्रेट खा लिए, तो हमारी साइकिल चलती रहेगी ठीक से। लेकिन अगर हम सालों ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ये आजकल आप देखो, वेजिटेरियंस में दो बड़ी कॉमन चीज देखने को मिल रही है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी। देख रहे हो ना आप? एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो इंसान के पास अच्छा फैट भी नहीं हो रहा, अच्छा पानी भी नहीं हो रहा, इसलिए दोनों की कमी हो रही है। तो अगर पानी और खाना अच्छा कर लिया जाए तो हार्ट को संभालना बड़ा आसान हो जाएगा। तीसरी सबसे जरूरी चीज है मेहनत करना। क्योंकि जब आपका खून धीरे धीरे चलेगा तो सेडिमेंटेशन ज्यादा होगा, मतलब टॉक्सिन्स का जमाव ज्यादा होगा। खून तेज तेज चलेगा तो टॉक्सिन्स का किडनी तक पहुंचने की प्रक्रिया ज्यादा होगी। तो आपके शरीर में टॉक्सिन्स का डिपोजिशन कम होगा, आपके ब्रेन और हार्ट के बीच का रिश्ता अच्छा होगा और आपको हार्ट डिजीज आने की संभावना कम हो जाएगी। तो अगर कोई इंसान रेगुलर बेसिस पे पैदल चलता है, लाइट एक्सरसाइजेस करता है, कॉम्प्लेक्स फूड खा रहा है, वो तो उसके हार्ट डिजीज होने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है? तो अगर कोई 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल का इंसान, मेल या फीमेल, आपको हार्ट हेल्थ के लिए अप्रोच करता है तो आप क्या बोलोगे? भाई हार्ट हेल्थ कोई बीमारी है ही नहीं। हार्ट हेल्थ में हम बीमारी डालते हैं। कैसे डालते हैं? एक तो गलत खाना खा के, दूसरा हम उसमें बीमारी डालते हैं मेहनत ना कर। तो अगर कोई इंसान मेहनत नहीं करेगा और गलत खाना खाएगा तो दिक्कत होगी। अब यहाँ पे लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या मैं कभी एक समोसा खा लूं तो प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं हो। पर ये एक समोसा कम से कम 15 दिन के अंतराल में हो। अगर आप ये सोचो कि आज आपने समोसा खा लिया फिर 15 दिन बाद समोसा खाओगे, कल आपने गुलाब जामुन खा लिया 15 दिन बाद गुलाब जामुन खाओगे, परसों आपने पिज्जा खा लिया 15 दिन बाद पिज्जा खाओगे, तो फिर ये आपकी हार्ट हेल्थ को बड़ा नुकसान करने वाला। समझ रहे हैं? तो 15 दिन के अंतराल में कोई भी एक चीज ऐसी जो आपको टेस्टी लगती हो, हेल्दी ना लगती हो, खाई जा सकती, मिनिमम 15 दिन के अंतर में। तो अगर एक समोसा आज खाया आपने या छोले भटूरे खाए तो 15 दिन बाद ही अब कोई दूसरा गड़बड़ खाना खाओगे। तो ऐसे में क्या हुआ? आपको टेस्ट भी मिलता रहा, हेल्थ भी मिलता रहा और जीवन भर आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब लोग लगातार गलत खाना खाना चालू कर देते। अब ये लगातार में कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं तो हफ्ते में एक दिन तो कुछ भी नहीं खाता। भैया हफ्ते में 6 दिन तो खा रहे हो, तो हफ्ते में 6 दिन भी अगर आप अच्छा खा रहे हो और एक दिन बुरा खा रहे हो तो बीमारी नहीं आएगी। थोड़ा बहुत आपके पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो सकते,
लेकिन अगर 2 हफ्ते में एक बार आप बुरा खा रहे हो और भरपेट बुरा खा रहे हो तो भी बीमारी नहीं आएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा फॉलो कीजिएगा कि आपको एक दिन पूरी आजादी है 15 दिन बाद। जिस दिन आप जो खाना है खा लो, पर एक ही दिन। तो लाइक समोसे, पिज्जा, बर्गर, तो दाल मखनी या कुछ भी आपको अगड़म बगड़म खाना हो, उसी एक दिन खाइएगा। बाकी के 15 दिन फिर से आपको नॉर्मल घर का बना हुआ खाना खाना है। ठीक है। तो जब आप नॉर्मल घर का बना हुआ खाना खाओगे, एक मिनट रुकिए। सॉरी। तो अगर हार्ट हेल्थ की बात की जाए तो खाना और एवरेज एक्टिविटी। अब ये एवरेज एक्टिविटी कैसे डिसाइड करते हैं ये समझ लीजिए। कोई भी इंसान जितना वो खाना खा रहा है ना, जितना आप खाना खाते हैं, अगर उस हिसाब से आपका रोज का एक्टिविटी है, रोज का यूज है, तो ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बेहतर है। अगर आप खाना ज्यादा खा रहे हैं और एक्टिविटी कम है, ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बुरा है। तो कैसे समझेंगे कि कितना हम खाना खा रहे हैं और कितना हमारे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं? क्योंकि भाई हम 24 घंटे तो कैलोरी काउंट करना नहीं चाह सकते, या फिर ना एक्टिविटी काउंट कर सकते कि हमने इतनी एक्टिविटी में बर्न किया दिन भर में, इतना हमने खाया। तो इसको नॉर्मल रूप से समझने का अच्छा तरीका है कि किसी इंसान को अगर रात को अच्छी नींद आ रही है, तो मतलब उसने जितना खाया था ऑलमोस्ट उसको खर्च कर लिया, तो अब उसकी बॉडी को रिपेयर की जरूरत है। तो सबसे पहला पैरामीटर ये है अच्छी नींद। किसी भी इंसान को नींद अच्छी नहीं आ रही मतलब उसको मेहनत करने की जरूरत है, उसको उसका खाना सुधारने की जरूरत है। तो अच्छी नींद पहला पैरामीटर है। दूसरी चीज, जब नींद के बाद आप उठते हो तो क्या होना चाहिए? एक्टिव और एनर्जेटिक फील होना चाहिए। अगर आप एक्टिव एनर्जेटिक फील कर रहे हो तो फिर क्या होगा? आपका खाना और आपकी मेहनत बराबर चल रही है। तो अगर कोई इंसान दिन में, दोपहर में इनएक्टिव, लेथार्जिक, स्लीपी फील कर रहा है, तो उसको उसके खाने के हिसाब से मेहनत नहीं मिल रही है। बहुत सिंपल हो गया ये पता लगाना कि हम खाना खा रहे हैं उतनी मेहनत हो रही है या नहीं। अब तीसरा जो सबसे आसान तरीका है कि आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन आपको पता कैसे चले कि आप बराबर मेहनत कर रहे हो। जैसे होता ना, कुछ लोग एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो, उनको लगता है कि पता नहीं मैं जितना खा रही हूँ उतनी मेहनत कर रही हूँ या नहीं। तो इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि शाम के समय, जब ये सूरज डूबने का समय होता है ना, और जब चंद्रमा उगने का समय होता है, उस समय आप 10 मिनट के लिए शांत बैठो। 10 मिनट के लिए शांत बैठो। अगर उस बीच 10 मिनट के लिए शांत बैठने पे सर पे भारीपन होता है, तो आप कैलोरी कम खा रहे हो, मेहनत ज्यादा कर रहे हो। शांत बैठने पे सर पे भारीपन। और अगर शांत बैठने पे सुकून आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना खा रहे हो। समझे? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अगर कोई इंसान खाना खा रहा है मानो 3,000 कैलोरी, और वो पूरे दिन भर में 3,000 कैलोरीज यूज कर ले रहा है, तो जब वो शाम को, जिस समय सूरज ढलता है, 10 मिनट के लिए शांत बैठेगा, तो उसको सुकून मिलेगा, वो लाइट और अच्छा फील करेगा।
लेकिन अगर कोई कम खाना खा रहा है, ठीक, कम खाना खा रहा है, मेहनत ज्यादा कर रहा है, तो उसको क्या होगा, सर पे भारीपन होगा। और तीसरी कंडीशन, अगर ज्यादा खा रहा है और कम मेहनत कर रहा है तो उसका दिमाग इधर उधर बहुत भागेगा, क्योंकि बॉडी की स्पीड कम है, ब्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो अगर आप शांत नहीं बैठ पा रहे हो, मतलब ज्यादा खाना खा रहे हो, मेहनत बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप शांत बैठने के बाद सर पे भारीपन महसूस कर रहे हो, मतलब कम खाना खा रहे हो, मेहनत ज्यादा। और अगर शांत बैठने के बाद आप सुकून फील कर रहे हो, तो मतलब आपका जो ट्रांजिट है, स्पेशली ये चेक करने का जो तरीका है, ये पीनियल ग्लैंड को चेक करने का तरीका है कि आपका पीनियल ट्रांजिशन कैसा है। आइडियली क्या होता है, मॉर्निंग आवर्स में पीनियल ट्रांजिशन आपको एक्टिविटी की ओर ले जाएगा, इवनिंग आवर्स में आपका पीनियल ट्रांजिशन रिलैक्सेशन की ओर लेके जाएगा। सिंपल। तो बहुत सिंपल है, 10 मिनट बैठने के बाद आप समझ सकते हो कि आपकी स्ट्रेंथ और आपका भोजन दोनों बराबर चल रहे हैं, नहीं चल रहे। तो कोई भी 10 दिन के लगातार अभ्यास से इसको समझ सकता है। तो अगर आप किसी को सुबह या शाम को एक्सरसाइज करा रहे हो, तो आसानी से इस प्रैक्टिस के जरिए समझ सकते हो कि वो कम खा रहा है या ज्यादा खा रहा है। सर ये प्रैक्टिस इवनिंग में ही हो सकते है, मॉर्निंग में नहीं कर सकते, सुबह नहीं? नहीं, एक्सरसाइज चाहे जब करो, शांत नहीं बैठना मतलब, इवनिंग में। ओके, उसका क्योंकि रीजन क्या सर? भाई इवनिंग में जब हम बैठते हैं, तो अभी बताया ना आपको कि पीनियल ग्लैंड आप पीनियल ग्लैंड, हाँ। वो ट्रांजिट करता है। अब पीनियल ग्लैंड सुबह क्या करेगा, आपको एक्टिव करेगा। यस। शाम को अब उसको धीरे धीरे आपको रिलैक्सेशन की ओर ले जाना है, तभी तो आपको नींद अच्छी आएगी। तो ये रिलैक्सेशन मैकेनिज्म अच्छा सर और ये होगा। भी एक है ना, दूसरा रीजन कि जब सुबह खाएंगे तब तो उसका रिजल्ट समझ में आएगा, शाम को तो उतना वही है कि वो, ड्यूरेशन चाहिए ना, आधा दिन का। अब इसी चीज को समझिए, देखिए क्या होता है कि जब किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अच्छा नहीं होता, तो शाम को उसको बड़ी भूख लगती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग शाम को बहुत भूख फील करते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, फिर ऑफिस के बाहर जो भी अगड़म बगड़म मिलता है वो खा लेते हैं। अब ये क्या है, मेहनत कम है, खाना ज्यादा है। तभी शाम को आपको एकदम से इरिटेटिंग वाली जरूरत पड़ती कि कुछ खा लो, क्योंकि आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बेहतर नहीं है, मतलब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम कर रही है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम नहीं करेगी तो आप अच्छा फील करोगे। ठीक। सर लेकिन अगर मेहनत कर रहे हैं और फिर शाम को भूख लग रही है तो वो तो नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल नहीं है भाई, एक बात नहीं है। बताइए, शाम को जब आपने एक फिक्स टाइम दे दिया खाना खाने का, तो फिर आपकी भूख कितने कितने बजे लगी पता है, 4 बजे 5 बजे, क्योंकि आपने खाया कितने बजे था, आपने खाया था 1 बजे 2 बजे। तो अगर 2 बजे खाया था तो 5 बजे लगेगी। लेकिन जिनका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है, उनको भूख कितने बजे लगी पता है, उनको 6 7 बजे, जब अंधेरा होने वाला होता है तब लगेगा कि क्या मिल जाए, क्या खा लें। तो जब सूरज ढलने से पहले भूख लग रही, मतलब आप खा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इसलिए भूख लग रही है। तो जो लोग छोटा खाना खाते हैं ना, छोटी मील्स लेते हैं, उनको इस टाइम पे भूख लगी, क्योंकि बॉडी और ज्यादा एनर्जी डिमांड कर रही है। तो ऐसे लोगों में HbA1c का टेस्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब तक उनका इंसुलिन अच्छे से काम करता रहेगा, उनको ऐसी जबरदस्त वाली भूख नहीं लगेगी। सर 7 8 बजे अगर भूख लग रही है तो वो तो सेकंड मील का टाइम ही हो गया ना, अगर आप 1 बजे खा रहे हो फिर आपको 7 8 प्रभु बजे। प्रभु प्रभु, आपका रोज का खाने का टाइम कितने बजे है? सर 1 बजे दोपहर का। दो, अरे नहीं नहीं, 2:30, डिनर का टाइम कितने बजे है? 8:30। 7:30 to 8:30 है ना। 8:30। तो हाँ। आपके दिमाग को जब पता है कि 8:30 खाना मिलेगा, तो वो आपसे 6 साढ़े 6 7 बजे क्यों खाना मांग रहा है? सर मेरा 5:30 बजे है, मैं 5:30 डिनर कर लेती हूँ। बहुत अच्छा करती है। तो जो उसके लोग बाद कुछ नहीं खाते। अर्ली डिनर कर रहे हैं, वो सूर्योदय से पहले करेंगे, मतलब सूर्यास्त से पहले करेंगे। सूर्य अस्त के तुरंत बाद नहीं खाना चाहिए, और उसी समय आपको भूख लगेगी। तो अगर आपका हॉर्मोन्स अच्छा होगा,
तो सूर्यास्त से पहले भूख फील कराएगा, ना कि सूर्यास्त के समय। समझ गए अंतर? तो आपको भूख अगर सूर्यास्त से पहले आ रहा है तो ये बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन सूर्यास्त के समय भूख आ रहा है मतलब आपका पीनियल ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा। अब आप सोचो कैसे इसको, किसको समझो, इसका साइंस समझो। आपने दो मजदूर लगा रखे हैं काम पे। दोनों मजदूर को आपने बोला कि छत पे आपको जो है वो पुट्टी करनी है, तो वो छत पे पुट्टी कर रहे हैं। अब उसमें से एक क्या है, वो देखा कि यार छत पे पुट्टी करना मुश्किल काम है, छोड़ो मैं छत पे पुट्टी नहीं करता हूँ। वो नीचे उतर आया और वो दीवार पे पुट्टी करने लगा। क्यों किया उसने ऐसा? मुश्किल लगा छत पे करना। उसको लगा ना कि छत पे पुट्टी करना मुश्किल है। इसी तरीके से जो पीनियल ट्रांजिशन है वो शाम के समय हुआ, सूरज डूबने के बाद, शाम होते ही। अब इस बीच ग्रेलिन नाम का जो हार्मोन है वो बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि उसको लगा कि यार बॉडी में एनर्जी चाहिए, नहीं तो बॉडी ठंडी पड़ने लगेगी, शांत होने लगेगी। तो वो आपको, तो उसमें खाने से क्या होगा, आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा। तो आपने देखा होगा ना कुछ लोग रात को ऐसे, ऐसा लगता है किसी ने चाबी भर दी है उनके अंदर। देखा है कुछ लोग ऐसे जिनको रात को चाबी भर दी गई हो। ऐसे लोगों को सुबह जगाते रहो नहीं उठते, लेकिन रात को ऐसा लगता है कि किसी ने चाबी भर दी सर एक्स्ट्रा। आजकल के सारे विद्यार्थी बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, यही तो है हॉर्मोन्स का डिस्टरबेंस, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो विद्यार्थी बच्चे हैं उनको 4-5 बजे खिलाओ ना, क्या दिक्कत है? उनको सूरज डूबते वक्त मत खिलाओ। पहले के समय पे सूरज डूबते वक्त ना खेलना होता था, ना मतलब ना पढ़ना होता था, ना खाना होता था, ना सोना होता सर सूरज डूबने था। के कितने अंतराल के बाद भूख लगनी चाहिए? भाई सूरज डूबने के कम से कम 45-50 मिनट बाद खा सकते हो आप, ओके, फिर तो सही है। है ना? सूरज डूबने के 45-50 मिनट बाद आपकी बॉडी फिर भी थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए। पर ये खाना आपका आखिरी खाना होना चाहिए, फिर दोबारा नहीं खाना है। तो अगर आप डिनर प्लान कर रहे हो तो सूरज डूबने के 45-50 मिनट बाद आप डिनर प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको स्नैकिंग कर रहे हो तो ये अच्छा टाइम नहीं। जैसे होता है ना, कुछ लोग शाम को थोड़े स्नैक्स ले लिए, कुछ थोड़ा, जैसे आजकल कल्चर है कि लोग हेल्दी के नाम पे चने खाते हैं, कुछ सर लोग। अगर दूध वगैरह लिया जाए तो भी वो भी गलत है? कुछ भी गलत है भाई, पेट में तो जाएगा ना, पाचक अग्नि तैयार। एक चिप्स का टुकड़ा भी गलत है। सर डिनर के बाद जैसे जो रात को दूध पी के सोते वो हैं तो वो वो। वो अच्छी चीज है, वो अच्छी चीज है, सोने से 1 घंटे पहले दूध पीना वो अच्छी चीज है। ओके। लेकिन डिनर जो है अगर अर्ली करना है तो सूरज डूबने से पहले कर लो, और सूरज हम्म। डूबने के बाद करना है तो कम से कम 1 घंटे बाद। तो 8:30 तो सही है सर, से जैसे 7:30 सूर्यास्त होता है ना, तो 8:30। बिल्कुल अच्छा टाइम है, मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा कि 8:30 अच्छा टाइम नहीं है। हम्म। हम्म। ठीक है। तो ये अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको हार्ट हेल्थ कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। इसके लिए पैदल चलना, ब्रिस्क वॉक करना, जॉगिंग करना, डायनामिक एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है। अगर किसी इंसान का ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल से 3 गुना नहीं बढ़ रहा है तो उसको मेटाबॉलिक डिजीज आएंगी। और हार्ट डिजीज भी मेटाबॉलिक डिजीज की कंडीशन में आती है। लिवर डिजीजेज, हार्ट डिजीजेज, डायबिटीज, आर्थराइटिस, ये सब मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं। और इनसे दूर रहने के लिए रोज आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल से 3 गुना तेज होना चाहिए। कैसे चेक करोगे 3 गुना तेज? कि आफ्टर द एक्सरसाइज अगर आप किसी से बात करना चाहो तो आपकी जबान लड़खड़ाए। तो जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाओ जब आपको ठीक से बोला ना जाए तो ये आपके हार्ट के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। अब सर आप, एक क्वेश्चन, जैसे मैं शाम को डांस क्लासेस में जाती हूँ, तो डांस क्लास से जैसे मतलब ब्रेक मिलता है उसके बीच में, तो मेरे कुछ टाइम के लिए ऐसे होता है कि कोई मेरे से बात करता है तो मैं उससे बोला नहीं जाता, सांस फूल, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीपी लो की वजह से ऐसा नहीं नहीं, ये अच्छी चीज है, मतलब आपका हार्ट उस लेवल तक मेहनत कर रहा है तो आपका हार्ट मजबूत होगा। ओके।
मुझे ऐसा लगता है लो बीपी, इसलिए मैं बोल देती हूँ फ्रेंड्स को कि अभी बात, उस वक्त मुझसे कुछ बोला ही नहीं जाता है। नहीं तो वो पानी मेंटेन करो, लो बीपी आपका ठीक हो जाएगा। हाँ, पानी पीती हूँ मैं, हाँ, पानी पीती हूँ। पानी आप मॉनिटर करो, आप साथ में एक बॉटल रखो और हाँ जी मॉनिटर सर। करो कि कितना पानी आपने पिया, जी सर। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है हार्ट हेल्थ के लिए। तो अगर आपके पास कोई भी प्रिवेंटिव हार्ट हेल्थ की क्वेरी है तो इन छोटे छोटे पैरामीटर्स को ध्यान करके आप जबरदस्त रिजल्ट दे सकते हैं। फिर आप उसको सूर्य नमस्कार कराओ, उसको ट्रेडमिल पे भगाओ, उसको डायनामिक एक्सरसाइजेस कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एम क्या है कि उसकी जबान लड़खड़ाने लगे एक्सरसाइज के बीच में। तो जब जबान लड़खड़ाने लगे तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फिर उस स्टेज तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। तो अगर एक दिन में 3 बार आप ऐसी कंडीशन डेवलप कर लेते हो तो आपको कभी हार्ट डिजीज नहीं होगी, ये पक्की बात। कितना सिंपल है। सर और जो ये आजकल जैसे डांस करते करते भी गिर जाते हैं और ये वो हो जाता है कभी वो। कभी कभार डांस करने वाले लोग होंगे, वो ऐसे हैं जिनका रोज 3 बार नहीं बढ़ता, आज बड़े एक्साइटेड हैं और 3 बार की जगह 40 गुना ज्यादा बढ़ गया। ठीक। तो एक्सट्रीम पे जाएंगे तो दिक्कत होगी। और दूसरी चीज क्या है, जब भी एक्सरसाइज चुनो आप तो कुछ पैरामीटर जरूर देखें जो आपको हार्ट हेल्थ के बारे में जानकारी दे। क्या पैरामीटर्स हैं? किसी भी इंसान का लिवर फंक्शन टेस्ट कैसा है ये बता देगा उसके अंदर कोई इंटरनल सूजन तो नहीं है। किसी भी इंसान का एचडीएल, एलडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल कैसा है ये बता देगा उसके हार्ट के अंदर की जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी क्या कंडीशन है। तो अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है उसको इतनी जबरदस्ती एक्सरसाइज तो नहीं कराओगे आप। किसी के ट्राइग्लिसराइड्स डिस्टर्ब है तो नहीं कराओगे। किसी का एलडीएल या वीएलडीएल ज्यादा डिस्टर्ब है तो नहीं कराओगे। किसी का एचडीएल कम है तो भी नहीं कराओगे। एचडीएल कम नहीं होना चाहिए, एलडीएल ज्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 के पार अगर है तो कंसर्न है। सर एक आपने रील शेयर करी थी उसमें 5, 3 और 2 का रेशियो दिया हुआ था। वो डायग्नोसिस का तरीका है कि कहीं आपके हार्ट में ब्लॉकेज तो नहीं। लेकिन एक जर्नल ओपिनियन अगर आपको लेनी है तो आपको ये जरूर समझना होगा कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कैसा है, ट्राइग्लिसराइड्स कैसे हैं, आपका एचडीएल कैसा है, एलडीएल कैसा है, वीएलडीएल, और लिवर फंक्शन में एसजीओटी एसजीपीटी कैसा। क्योंकि ये बाइल्स जो है आपकी इंटरनल सूजन रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये सारे पैरामीटर ठीक है तो फिर लग जाओ मेहनत करने। और अगर ये पैरामीटर्स नहीं ठीक है तो फिर धीरे धीरे लग जाओ मेहनत करने। तो जो जो आपको ये सांस फूलने वाली कंडीशन है वो 4-5 महीने बाद लाओ, कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सिंपल है हार्ट हेल्थ अच्छा रखना। सर सर और एक किसी चीज को है। घुटने में प्रॉब्लम हो तो फिर, जैसे कोई ज्यादा एज में है, घुटने अगर में किसी प्रॉब्लम को है। घुटने में प्रॉब्लम है तो उसको सबसे पहले अपने घुटने को ठीक करना चाहिए। देखिए क्या होता है जब हम डिजीज क्योर करते हैं, इस पे अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ, आपने सवाल पहले पूछ लिया। तो जब हम किसी का भी कंसल्टेशन करते हैं, मानो उसने अपनी 5 प्रॉब्लम बताई, उसने बोला मेरे को घुटने में दर्द है, मेरे को बैक में पेन है, मेरे को माइग्रेन रहता है, मेरा सांस फूलती है और मेरे को कॉन्स्टिपेशन है। 5 प्रॉब्लम बताई। ये पांचों प्रॉब्लम ऑलमोस्ट कॉमन है, ज्यादातर लोगों में मिल रहा है। तो अब क्या करोगे, पहले क्या ठीक करोगे? सर कॉन्स्टिपेशन सबसे पहले ठीक करेंगे। बिल्कुल, तो सबसे पहले उसको एनिमा दोगे, कॉन्स्टिपेशन ठीक करोगे। दूसरे में क्या ठीक करोगे? सर घुटने। बिल्कुल, क्योंकि घुटना अगर मजबूत नहीं होगा तो मेहनत नहीं होगी उससे। घुटना घुटना ठीक करने के बाद तीसरी चीज क्या ठीक करोगे? बैक ठीक करेंगे सर, तभी तो कमर बेंडिंग दर्द, वाली है ना, एक्सरसाइज। बैक पेन। अब जब ये 3 चीजें ठीक हो गई, चौथा किस पे काम करोगे? सर लिवर पे। भाई लीवर तो सबसे अंतिम वाला काम है। हाँ, हार्ट पे।
तो अब आप क्या करोगे, उसको पैदल चलाओगे, थोड़ी लाइट एक्सरसाइजेस बढ़ाओगे, सो दैट उसका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छा होगा। अब जब तक घुटने अगर उसके अच्छे नहीं है तो बहुत ज्यादा पैदल नहीं चल पाएगा। तो फिर क्या करोगे, लेट के लेग रोटेशन कराओगे, साइकिलिंग कराओगे, है ना, डायनामिक एक्सरसाइजेस करोगे, सो दैट उसकी बॉडी में ब्लड सप्लाई बढ़े। तो जब ये बॉडी में ब्लड सप्लाई धीरे धीरे बढ़ने लगेगी तो उसका लिवर भी ग्रेजुअली इंप्रूव होगा, हार्ट भी इंप्रूव होगा, क्योंकि दोनों ही मेटाबॉलिक कंडीशन से आए हैं। तो ये तरीका होता है किसी भी बीमार इंसान को ठीक करने का। तो जो सबसे जरूरी बीमारी है उसको पहले देखो, जो उसके बाद की दूसरी है उसको दूसरी देखो। तो अगर कोई मिक्स्ड कंडीशन में आ रहा है आपके पास, तो आप ये मत सोचो कि उसकी प्राइम कंप्लेंट क्या है। तो कोई आ गया आपके पास, ये कहते हो कि मेरे को तो बहुत सांस फूलती है, इसको ठीक कर दो, और वो बता रहा है कि मेरे को बैक पेन भी रहता है, घुटने का भी दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, तो आप पहले सांस फूलने का इलाज नहीं करोगे, पहले बाकी चीजों का इलाज करोगे। सांस फूलना अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये अप्रोच हमेशा आपको ध्यान रखनी होगी कि कौन सी चीज पहले ठीक होगी तो दूसरे के लिए वो सपोर्टिव होगी। ठीक है। सर अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है या कुछ बीपी वगैरह बढ़ रहा है और वो हमें पता है कि स्ट्रेस से बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? स्ट्रेस कैसे आता है? तो स्ट्रेस की जैसे किसी की फिजियोलॉजी कुछ आपको मैंने कई बार समझाई है। स्ट्रेस कैसे आता है किसी इंसान का? दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, एक मैं आलसी और एक आप में से कोई हेल्दी। किसको ले, किसको ले? कौन है भाई हेल्दी? कोई है जो हेल्दी इंसान है? चलिए, सबसे ऊपर मुझे अन्नू दिख रही है, अन्नू को ले लेते हैं। अन्नू यंग भी है अभी, आप सबसे यंग भी है, उससे भी यंग है, तो अन्नू को ले लेते हैं। अन्नू हेल्दी है और मैं बीमार हूँ। ठीक। अब यहाँ पे अगर हम दोनों सेम तरह की सिचुएशन में जाएंगे तो किसको ज्यादा स्ट्रेस होगा, किसको कम स्ट्रेस होगा? सेम तरह की सिचुएशन है हम दोनों के साथ, किसको ज्यादा स्ट्रेस होगा, किसको कम स्ट्रेस होगा? सर जो आपको मेहनत ज्यादा कर रहा है। स्ट्रेस होगा, ज्यादा एज वाले को स्ट्रेस ज्यादा होगा ना। जी। तो कैसे स्ट्रेस की फिजियोलॉजी क्या है? अम, सर एक तो मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन। तो माइंड ज्यादा चल रहा है, इसके कारण भी स्ट्रेस आ रहा है। किसी भी इंसान के पास अगर उसके जरूरत भर की ताकत नहीं है, 24 घंटे के कुछ लिए कर जो सकते। जरूरी उसको कैलोरी चाहिए, जो ताकत चाहिए, अगर नहीं है तो उसको क्या होगा? उधार लेना पड़ेगा। और उधार ही है कार्टिसोल, जो आपके स्ट्रेस का प्रमुख कारण है। तो अगर कोई इंसान ताकतवर है तो उसको स्ट्रेस नहीं आएगा, कोई कमजोर है तो उसको स्ट्रेस जरूर आएगा। तो अगर हार्ट हेल्थ स्ट्रेस की वजह से भी है तो भी एक्सरसाइज से फायदा होगा। लेकिन अब यहाँ पे आप क्या करोगे जल्दी फायदे के लिए, कि एक्सरसाइज के साथ रिलैक्सेशन रेजुमिनेशन भी ऐड कर दोगे, तो रिकवरी थोड़ी जल्दी होगी। ठीक है। तो आप उसको डीप ब्रीदिंग करा सकते हो, योग निद्रा करा सकते हो, गाइडेड मेडिटेशन करा सकते हो, मंत्रास करा सकते हो, इससे उसका दिमाग थोड़ा जल्दी शांत हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन और, कोई पर्सन दवाई भी खा रहा है, ब्लड प्रेशर की दवाइयां भी खा रहा है, रेगुलर खा रहा है, और फिर अचानक से उसका ब्लड प्रेशर राइज हो जाए तो फिर देखिए, भी? अगर कोई इंसान ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खा रहा है तो पहले उसको बोलिएगा जाके दवाई खाए। ठीक। अगर कोई आपको मिला जिसका ब्लड प्रेशर रेगुलर बेसिस पे 150 140 के आसपास रह रहा है या 160 रह रहा है, तो उसको बोलिएगा भैया पहले तो दवाई खाओ, बाकी चीजें बाद में करो। अब कोई इंसान है जो दवाई खा रहा है फिर भी उसका बीपी बढ़ गया, एक बार बढ़ गया कोई बात नहीं, लेकिन दवाई खाते हुए रोज उसका बीपी बढ़ा आ रहा है, तो दवाई की डोज कम है, बदलने की जरूरत है। सो बीपी में दवाई सबसे पहली जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर दवाई नहीं होगी, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में एक्सरसाइज करोगे तो नुकसान होगा। लेकिन अगर दवाई खा के ब्लड प्रेशर कम करके फिर एक्सरसाइज करोगे तो दवाई की जरूरत धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ब्लड प्रेशर की दवाई
कभी भी नहीं रोकनी है। अगर कोई दवाई ले रहा है तो अच्छा काम कर रहा है, नहीं ले रहा है तो उसको प्रेरित करिए कि भैया दवाई लो, तब जाके कहीं आप अपने ऊपर काम करोगे, क्योंकि अगर बढ़े हुए ब्लड प्रेशर पे मेहनत करोगे तो आपके ऑर्गन्स को ज्यादा नुकसान होगा। अच्छा, जैसे मेरा विंटर्स में ही बढ़ता है, जैसे जनवरी के महीने में बढ़ता है, बाकी पूरे साल नॉर्मल रहता है। तो इसका मैंने मतलब आपसे है बात भी करी कि थी। जनवरी में गलती करती है, बाकी टाइम ठीक रहती है। नहीं, जनवरी में क्यों बढ़ जाता है? हमेशा जनवरी में बढ़ जाता है। तो मेरी डोज जन, बढ़नी पड़ती, फिर मैंने अब कम कर दिया, मैं फिर से नॉर्मल हो गई सर, ऐसा क्यों? जनवरी में बीपी बढ़ने के पीछे कारण क्या है सोचिए। जनवरी में आपका खून ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, हम्म। क्योंकि नहीं, जनवरी एक्टिविटी में तो मेरी वही रहती है सर, जो पूरे साल रहती है। प्रॉब्लम क्या होता है, जनवरी में पड़ती है ठंड। हम्म। अब जब ठंड पड़ती है तो आपको गर्म करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ज्यादा पानी की जरूरत है। सर्दियों में कोई कितना भी बुद्धिमान इंसान हो पानी पीना कम कर देता है। ये तो ऐसा हो जाता है। सर्दियों में कोई कितना भी एक्टिव इंसान हो उसकी एक्टिविटी मिनिमाइज हो जाती है। तो अब आपके खून को पतला करने के लिए क्या चाहिए, कुछ तो चाहिए ना जो खून को पतला करे। तो अगर सर्दियों में आप थोड़ा ध्यान दे के बॉटल रिफिल करके पानी पियो, थोड़ा ध्यान दे के कि धूप आ गई चलो थोड़ा पैदल चलाते हैं, तो नहीं बढ़ेगा। क्योंकि सर्दियों में अक्सर लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि 1 घंटे तो चलो एक्सरसाइज कर लिया, पर बाकी के 24 घंटे जो और बाकी टाइम आप एक्टिव रहते तो वो कम हो गया। क्योंकि हम सर्दियों में थोड़े कपड़े ज्यादा पहन लेते हैं, बाहर कम निकलते हैं, और खाना क्या करते हैं, ज्यादा खाते हैं। तो सर्दियों में किसी का भी ब्लड प्रेशर बढ़ना बड़ी सामान्य सी घटना है। हम्म। सर्दियों में बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को मिनिमाइज करना सिर्फ दो चीजों पे है। थोड़ा सा रेगुलर एक्टिव हो जाओ, पैदल चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, ये वो चालू कर दो, और पानी पीना अच्छे से चालू करो। तो अगर आप पानी अच्छे से पी रहे हो, थोड़ा पैदल चलना चालू कर दे रहे हो, तो आपको सर्दियाँ परेशान नहीं करेंगी। ठीक है, हम्म। चलिए तो यस सर, पैदल चलने से बीपी नॉर्मल हो जाता है। पैदल चलना डायबिटीज और बीपी के लिए सबसे जरूरी चीज है। अगर किसी को डायबिटीज या बीपी है तो वो चाहे जो कर रहा हो, लेकिन उसको दिन में कम से कम 3 किलोमीटर पैदल जरूर चलना चाहिए, चाहे वो कितने भी महंगे योगा टीचर से योगा कर रहा हो। सर लो बीपी वालों को भी वॉक चल करनी चाहिए। लो बीपी वालों को सबसे जरूरी है कि पानी पीना इंप्रूव करना। लो बीपी में अगर आपने पानी पीना नहीं इंप्रूव किया तो लो बीपी कभी ठीक नहीं होगा। अब पानी पीना कैसे इंप्रूव करना ये भी समझ लीजिए। दरअसल क्या होता है कि जब हम पानी पीना चालू करते हैं हमारा यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, और पानी पीने का कोई फायदा हमको मिलता नहीं। तो इसके लिए लगातार कम से कम 35-40 दिन तक बिना किसी ब्रेक के एक निश्चित मात्रा में पानी पीते रहिए। तब जाके आपकी बॉडी उस पानी को रजिस्टर करेगी और आगे भी वही इंटेक मेंटेन करके रखेगी। सर मैक्सिमम कितने लीटर? मैक्सिमम 4 लीटर, मिनिमम 3.5 लीटर। मतलब तो एक, सर इतना तो हो जाता है मेरा, तो मतलब ये 1 लीटर वाली बोतल तो मैं डांस क्लास में ही खत्म कर हाँ देती हाँ हूँ सर। जी, देखिए प्रॉब्लम क्या होता है ना, हाँ। पानी आपने पिया और फिर वॉशरूम जाके उसको निकाल दिया। हाँ वो मुझको मतलब पॉलीयूरिनेशन की तो प्रॉब्लम है काफी टाइम से। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका पानी पीने का तरीका एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है। ओके। आप क्या करो, 2 बार पानी पियो, खाने से आधे घंटे पहले, खाने के 1 घंटे बाद, और लगातार 30-35 दिन तक ऐसे ही पानी पियो, और मॉनिटर करके पानी पियो कि मैं कितना पानी पी रही हूँ। ऐसे मत कि मेरा इतना तो हो ही जा रहा है। हम्म। एग्जैक्ट मॉनिटरिंग कि आज मैंने 3 लीटर पिया है, कल भी 3 लीटर पीऊंगी, परसों भी 3 लीटर पीऊंगी, उसके बाद मैं 3.25 लीटर पी रही हूँ। अगर आज मैं 2 लीटर पानी पी रहा था, कल 4 लीटर पानी पी लूंगा तो नुकसान है, फायदा नहीं। तो हम क्या करते हैं ना, जैसे आपने कहा ना मैं डांस क्लास में 1 लीटर पानी पी लेती हूँ, तो सुबह एकदम से पानी पी लिया और थोड़ा सा शाम को ज्यादा पानी पी लिया, बीच में लंबे समय तक थोड़े पानी में रहे, तो सर बॉडी। 3 से 4 लीटर सभी एज ग्रुप में सर? नहीं नहीं, प्लेन पानी। नहीं, एज ग्रुप सर, मतलब। एज ग्रुप औसत जिनका ब्लड जो है, देखिए हमारे बॉडी में जितना ब्लड होता है उतना आपको पानी चाहिए,
औसत ब्लड जो इंडियंस का है वो 4 से 6 लीटर के बीच का ब्लड है औसत इंडियंस का। तो अगर आपकी बॉडी में 4 लीटर ब्लड है तो 4 लीटर पानी पी के 3.5 से भी काम चल जाएगा। 6 लीटर ब्लड है तो फिर आपको ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। अब 6 लीटर ब्लड उन्हीं में होगा जिनकी हाइट ज्यादा होगी, हेल्थ अच्छी होगी, जिनका हीमोग्लोबिन परसेंटेज अच्छा होगा। तो औसत भारतीय हमारे यहाँ जो है वो अच्छे हीमोग्लोबिन वाले नहीं है। तो इसलिए हम 4 लीटर पानी में फिर और दूसरे लिक्विड्स भी पीते हैं। दाल खाते हैं, चावल में पानी खाते हैं, छाछ वाछ पी लेते हैं, तो दूसरे तरीके से भी पानी जाता है, तो वो पूरा हो जाता है। तो 3 से 4 लीटर पानी तो मेंटेन करना हर भारतीय का कर्तव्य है। ठीक है। चलिए, तो आज की बातचीत को यही खत्म करते हैं। कल हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियों। तो अभी मुझे एक पूरा एक क्वेश्चन है सर। पूछिए। एक क्वेश्चन, आपने फुल क्रीम मिल्क बताया था, तो हाई बीपी के लिए काउ मिल्क अच्छा है या फुल क्रीम ही? देखिए, हाई बीपी जब तक आपका बैलेंस्ड नहीं आया, जब तक आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम नहीं हुआ, तब तक तो दूध अच्छा नहीं है। तब तक तो आपके लिए तेल में बनी सब्जी भी अच्छी नहीं है। जब आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स ये विद इन द रेंज आ गए, अब आप दूध पियो तो फुल क्रीम मिल्क पियो, कम पियो चलेगा। आधा ग्लास फुल क्रीम मिल्क लो, उसको पानी से टॉप अप कर लो, चलेगा। 1 गिलास आप डबल टोन या टोन मिल्क पीने से अच्छा आधा ग्लास फुल क्रीम मिल्क पियो, ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिलेंगे। दूध पीने का मतलब पोषण है ना, दूध पीने का मतलब हाँ, भी तो नहीं तो है। गाय का दूध भाई, गाय का दूध पीजिए फुल क्रीम वाला, चाहे भैंस का दूध पीजिए फुल क्रीम वाला, दोनों ही अच्छा है। बढ़ती एज के बच्चों के लिए फुल क्रीम अच्छा है, जो मेहनत करते हैं उनको फुल क्रीम अच्छा है, जो कम मेहनत करते हैं उनको गाय का अच्छा है। अब भैंस के दूध में भी अगर आपने आधा पानी मिला दिया तो गाय के दूध के बराबर ही हो गया वो। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन और है सर। बताएं। जैसे कई लोग होते हैं, जैसे उनको सर्जरी हुई होती है या फिर स्टंट डले होते हैं, तो उनको एक्सरसाइज कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? भाई, स्टंट डलने का मतलब ये हुआ कि उनका रास्ता बंद हो गया था, अभी उसको खोल दिया। अब अगर उनको एक्सरसाइज नहीं कराओगे तो रास्ता फिर बंद हो जाएगा। तो एक्सरसाइज तो सबको करना है, हार्ट डिजीज वाले को भी और हार्ट डिजीज से बचने के लिए भी। और सर सर्जरी वाले को नहीं? क्यों नहीं करना? सर्जरी बताया तो। अब क्या सर्जरी होगी? सर बाईपास सर्जरी हुई हो? वही चीज है, बाईपास सर्जरी में एक नया रास्ता बना दिया गया। तो नया रास्ता अगर आप चालू नहीं रखोगे तो वो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो सर्जरी के कितने महीने बाद लगभग एक्सरसाइज हमको स्टार्ट करनी चाहिए? सर्जरी के 15 से 25 दिन के बाद पैदल चलना चालू कर देना चाहिए। 45 दिनों के बाद सूक्ष्म व्यायाम चालू कर देने चाहिए। और 90 से 100 दिनों के बाद रेगुलर मीडियम इंटेंस एक्टिविटीज चालू कर देनी चाहिए। ठीक, हार्ट सर्जरीज जो है ये कोई बहुत बुरी चीज सर नहीं यहाँ है। पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ सर, मेरे फादर को बाईपास सर्जरी हुई थी। हाँ। और वहाँ पर मुंबई के एशियन हार्ट में उनका ऑपरेशन हुआ था। और विद इन 7 डेज वो सारे सूक्ष्म व्यायाम वहां पर करवाने लग गए थे। 3 बार उनको वॉकिंग करना होता था 10-10 मिनट की। और 15 दिन के बाद उनका फिजियो, मतलब वहां पर कार्डियो जो जिम बना हुआ था उसमें उनको एक्सरसाइज करवाई जाती थी। ट्रेडमिल, वेट लिफ्टिंग, सारी चीजें वो 15 दिन के बाद करने लग गए थे। और विद इन 1 मंथ वो खुद घर पर चलकर आए थे सर। बिल्कुल सही कह रही है। भाई, सर्जरी के बाद एक्सरसाइज करना कोई बुरी चीज नहीं है। तो उसके बाद मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि मतलब हम बहुत बड़ी भ्रांति में जीते हैं कि हमने अगर ऑपरेशन करवाया है तो हमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बल्कि मतलब उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हुई सर। भाई, सर्जरी के बाद एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी अच्छा ऑक्सीजन यूज करेगी ना, तो रिकवरी अच्छी होगी। सर एक क्वेश्चन है
कि हमको योगा और प्राणायाम दोनों मिनिमम एज हमारी क्या होनी चाहिए, जैसे किस एज के बच्चे से शुरू हमको करवाना चाहिए योगा और प्राणायाम? वैसे तो 22 साल है, लेकिन 14 साल से आप चालू कर सकते हो। 14 साल से मतलब हम हर तरीके का योगासन और प्राणायाम करवा सकते हैं? बिल्कुल। थैंक यू वैसे तो सर। 22 साल इसलिए कहा मैंने, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब हम ज्यादा मेहनत करने लगते हैं ना, तो हमारी ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो जाता है। जी सर। तो इसलिए 14 साल के बच्चों को आप आसन कराओ, स्ट्रेचेस कराओ, थोड़ी मेहनत कराओ, बहुत स्ट्रेन मत करो। जी सर। लेकिन 22 साल के बाद आप उनसे जितनी मेहनत करा सकते हो करा लो। ठीक है। सर 14 साल जो कम कम एज के बच्चे होते हैं तो लगभग उनको कौन सी एक्सरसाइजेज नहीं करवानी चाहिए जिससे उनके ग्रोथ हार्मोन्स पे इम्पेक्ट ना हो? सिंपल बात समझिए, जितना भी स्ट्रेस कॉज होगा उनको, उतने ग्रोथ हार्मोन्स रुकेंगे। अब आप हम्म। सोचो, किसी भी बच्चे को, 14 साल से छोटे बच्चे को ऐसे बैठा दो, स्ट्रेस ही तो हो रहा है उसको। हम्म। उसको मजा थोड़ा आ रहा है। सो जाएगा सर। अरे वो इधर उधर की दुनिया भर की चीजें सोचेगा, ये करेगा वो करेगा, अननेसेसरी स्ट्रेस कॉज करेगा। तो सबसे पहले तो वो सोचेगा यहाँ से निकल के भागू कैसे। हाँ सर सर फिजिकल एक्टिविटी तो जैसे कर लेते हैं बच्चे आराम से। भाई, 14 साल से छोटे बच्चों को खेलने भेजो ना। हम्म। उनको खेलने भेजो। देखो, सीधी सी बात समझो कि 22 साल से छोटे बच्चों को आप खेलने भेजो। उनको जितना दौड़, उनसे मोबाइल फोन छीन लो, उनसे दुनिया भर के ये जितने प्ले स्टेशन से सब छिना लो, और उनको बोलो जाओ बेटा 2-3 घंटे आराम से खेलो। बच्चे बीमार कम पड़ेंगे और ज्यादा खुश रहेंगे। वो ज्यादा अच्छा इमोशनल हेल्थ बना पाएंगे। अगर आप उनको योगा कराने लगो, उनको कुछ ऐसा बोरिंग काम कराने लगो, तो वो क्या होंगे, बीमार होने लगे, मानसिक रूप से कमजोर होने लगे। ठीक, तो अगर 22 साल से छोटा आपका बच्चा है ना, तो उसको फुटबॉल खेलने भेज दो, उसको बैडमिंटन खेलने भेज दो। आप उसके साथ खुद बैडमिंटन खेल लो, क्रिकेट खेलने भेज दो, बास्केटबॉल खेलो, कुछ भी खेलने को बोलो उसको। नहीं कुछ कर रहा है तो उसको बोलो कि वो स्कूल की कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे, रनिंग वनिंग की तैयारी करे, जहां से उसको एड्रेनल रश मिलना चाहिए। देखिए, एक्टिविटी जब हम करते हैं तो क्या होता है, एक कंपटीशन वाली फीलिंग आती है, एक एनर्जी बढ़ती है, तो हम खुश होते हैं, सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। लेकिन जब हम योगा क्लास से जाते हैं तो किसी को सेंस ऑफ अचीवमेंट सुनी है कभी? कोई बच्चा जाके बताता है मम्मा आज मैंने इतनी देर योगा किया? लेकिन कोई बच्चा अगर क्रिकेट में 50 रन भी बना लिया, तो आके चिल्ला चिल्ला के बता आज मैंने पूरा 50 रन बनाया, ये किया वो किया। तो बहुत जरूरी है कि बच्चों को बच्चों की तरह बढ़ने दिया जाए। 14 साल से 22 साल की एज ऐसी है जिसमें बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनना है, न कि कमजोर। तो सर यानी ये किड्स योगा वगैरह नहीं कराना चाहिए ना? हाँ सर, मैं भी ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आजकल किड्स योगा का बहुत क्लासेस चालू है, बच्चों को एरियल वगैरह करवाते हैं, तो वो करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? साधना जी, आप खुद को सर मैं बच्चे इसके बनाओ। लिए आंसर करूं क्या? मैं स्कूल में योगा टीचर थी, तो मेरे बच्चे नेशनल तक हर साल 5-6 साल से जाते ही हैं। मतलब मैंने स्कूल में योगा इसलिए प्रमोट किया, तो वो उस लेवल का रहता है सर कि उनको एक कंपटीशन में जाना है, तो उनका एज अ गेम, एज अ स्पोर्ट्स, हाँ, तो फिर वो ये उस लेवल बिल्कुल के अच्छी बच्चे चीज है। फिर वो जा मंजू जी, सकते हैं। मैं भी इसमें एग्री करता हूँ, ये या अच्छी जैसे चीज मैंने उन्हें डांस अगर सिखाया था तो एक थीम देकर, फिर उसमें तो उनको इतना अप्रिसिएशन मिलता था पूरे स्कूल में। यानी 1500 बच्चों में से सिर्फ हार्डली 10 इस बच्चे में निकाल पाती थी जिनका मैं ग्रुप, तो वो एकदम सेलिब्रिटी के साथ, तो फिर वो बच्चे वैसा एंजॉय करती थे। नहीं, ये बिल्कुल सही चीज है। इसमें कंपटीशन वाली गेम जैसे योगा एज अ तो स्पोर्ट्स, फिर बिल्कुल इसलिए बुरा जो नहीं। एरियल योगा और जो ये मैम जैसे बोल रहे हैं ना एरियल योगा, ये जो अलग अलग, तो फिर ये बच्चे उस लेवल का करते हैं या एथलेटिक करते हैं, तो वो बच्चे इसको ऐसे लेते हैं। इसमें कोई बाकी तो बुराई नहीं। फिर बोर ही होंगे। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन जो ऐसे ना, मम्मी पापा फीस भर के बच्चे को भेजते हैं कि हमारे बच्चे को बुद्धिमान बना दो, हमारे बच्चे को बलवान बना दो, वो गलत। सर एक चलो। क्वेश्चन
जी मोना जी बोले। लो बीपी और वेरिकोज वेन्स का कनेक्शन है, ये अपने एक सेशन में बोला था। तो मुझे पूछना है कि अगर पैरों की मसाज करे अपवर्ड्स अपवर्ड्स इसमें, तो उससे फायदा होगा क्या? देखिए, छोटा आराम डेफिनेटली होगा, लेकिन लंबा आराम नहीं होगा। छोटा आराम कैसे होगा कि आप जब पैरों को दबाओगे, मालिश करोगे, तो माइनर ब्लड कैपिलरीज से खून थोड़ा तेजी से वेसल्स पे जाएगा और ब्लड थोड़ा सा आसानी से ऊपर चला जाएगा। आपको पैर दर्द में राहत हो जाएगी। पहले भी बताया था शायद, आप शायद ठीक से ध्यान नहीं दिया, कि पैरों की मसाज करने से वेरिकोज वेन में दर्द में फायदा होगा, लेकिन वेरिकोज वेन ठीक नहीं होगी। क्योंकि नहीं नहीं, वेरिकोज वेन लो बीपी के लिए फायदा होगा क्या मसाज? लो बीपी तो भाई पानी जब पियोगे तब फायदा होगा ना। लो बीपी तो अलग ही चीज है ना। एक बात समझो कि मैं यहाँ से ऐसे ग्लास से गिरा रहा हूँ पानी। ग्लास अगर भरा रहेगा तो तेज तेज पानी गिरेगा, ग्लास खाली रहेगा तो कम कम गिरेगा। हम्म। तो लो बीपी में वॉल्यूम ज्यादा मैटर करता है, और फिर एक्टिविटी मैटर करती है। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ा होगा तो एक्टिविटी का कोई फायदा नहीं। नहीं सर, पानी तो बहुत पीने में आता है, लेकिन वेरिकोज वेन्स की वजह से जैसे ब्लड ऊपर इतने फोर्स से नहीं जाता है समझो। कोई तो दिक्कत नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए, पानी ढंग से पीते रहिए, ब्लड अपने आप फोर्स से जाने। क्या होता ओके। है कि जब जो लोग जिनको वेरिकोज वेन है, अगर वो लॉन्ग टाइम तक खड़े रहे, बैठे रहे, तो सूजन बढ़ती है। अगर वो थोड़े एक्टिव रहेंगे तो सूजन नहीं बढ़ेगी। हम्म। तो बस ये ओके। सिंपल सी चीज है कि थोड़ी एक्टिविटी बढ़ा दीजिए। हर 2 घंटे में कम से कम 200 से 500 मीटर पैदल चल दीजिए, सूजन नहीं होगी। सूजन नहीं है सर, हाँ। सूजन का नहीं है। हाँ तो फिर तो सूजन सूजन नहीं है नहीं तो है। फिर कैसे पता चला कि ब्लड रुक रहा है? नहीं, लो बीपी है ना, तो लो इसलिए मैं बीपी पूछ रही हूँ। लो बीपी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास सफिशिएंट वॉल्यूम नहीं हो रहा है। लो बीपी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो हम फिर डिस्कस कर लेंगे। ओके। ओके, थैंक यू। चलिए, आज बहुत समय हो गया। आप सबके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। कल हम डाइजेस्टिव थैंक सिस्टम यू पे सर। बात करेंगे, है ना, क्योंकि आज शुरू में मैंने थोड़ा टाइम खराब कर दिया था, इसलिए थोड़ा खींच दिया। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।